Hollywood Silver Screen presenting Dead and Buried। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मेरा गला थोड़ा सा खराब है, इसलिए आवाज आपको थोड़ी सी वियर्ड लग सकती है। हम आपके लिए काफी मेहनत करके वीडियोस बनाते हैं, इसलिए प्लीज इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नाउ कमिंग बैक टू द वीडियो। दोस्तों, अगर आपको पता चले कि आप अब तक जिन लोगों के आसपास रह रहे हैं वो इंसान नहीं बल्कि ज़ॉम्बीज हैं, तो आपको कैसा लगेगा? रात को मरा हुआ इंसान अगले सुबह चलता फिरता नजर आए तो क्या होगा? आज की हमारी कहानी में हम यही सब जानेंगे। इस कहानी की शुरुआत पॉटर ब्लफ नाम के एक टाउन से होती है जो समंदर के किनारे बसा हुआ होता है। इसकी आबादी भी बहुत कम है। यहाँ समुद्र के किनारे पर हम एक फोटोग्राफर को देखते हैं जो अलग अलग एंगल से बहुत सी तस्वीरें निकाल रहा होता है, और तभी अचानक उस फोटोग्राफर की नजर एक बहुत खूबसूरत लड़की पर पड़ती है। उसी वक्त लड़की भी उस फोटोग्राफर को देख लेती है। उस लड़की को भी वो फोटोग्राफर बहुत पसंद आ जाता है। फोटोग्राफर का स्टाइल, उसका महंगा कैमरा, उसका लुक्स, ये सारी चीजें लड़की को फोटोग्राफर की तरफ काफी अट्रैक्ट करती है। तभी वो लड़की फोटोग्राफर के पास आती है और उससे सवाल करने लगती है, जैसे कि तुम कहाँ से आए हो, क्या करते हो, वगैरह वगैरह। बातों बातों में ही वो लड़की फोटोग्राफर को एक नाम भी दे देती है जो था फ्रेड। फोटोग्राफर भी लड़की को लीजा नाम दे देता है। तभी लीजा फ्रेड को कहती है कि तुम मुझे अपना मॉडल बना लो। लीजा का प्रपोजल एक्सेप्ट करने के लिए फ्रेड जैसे ही लीजा के करीब आता है, तभी अचानक टाउन के कुछ लोग फ्रेड के ऊपर जानलेवा हमला करने लगते हैं। वो फ्रेड को बहुत बुरी तरह मारते हैं। वो उसको एक पेड़ से बांधकर उसको जिंदा जलाने की कोशिश भी करते हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं, वो इस सारी वारदात को रिकॉर्ड भी कर रहे होते हैं। इन सब में लीजा भी शामिल होती है। मतलब लीजा ने सिर्फ मॉडल बनने का दिखावा किया था, क्योंकि लीजा के साथ जो लोग ये सब रिकॉर्ड कर रहे थे उनके पास फ्रेड से भी महंगे कैमरे थे। बेचारा फ्रेड पूरी कोशिश कर रहा था खुद को आजाद करने की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता है। और तभी एक आदमी फ्रेड के ऊपर तेल छिड़कने लगता है, जबकि वहीं पर मौजूद एक लेडी माचिस जलाकर उसको आग लगा देती है। फ्रेड को जिंदा जलता देख वहां खड़े लोग उसकी चीख को एंजॉय करते हैं, जबकि लीजा फ्रेड के कैमरे से ही फ्रेड की फोटोज लेती है। अब ये मर्डर किसी को मर्डर ना लगे, इसीलिए उन लोगों ने फ्रेड की बॉडी को उसकी कार में रखकर शहर की सीमा में ले जाने का फैसला किया, और उसके बाद उसे पलटकर उसमें आग लगा दी, ताकि सबको ये लगे कि फ्रेड एक कार एक्सीडेंट में मारा गया है। लेकिन फॉर्चुनेटली फ्रेड की सांसें चल रही होती हैं। और तभी टाउन के शेरिफ डैन गिलिस, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर विलियम और स्क्रैप यार्ड चलाने वाला हैरी वहां पर आ जाते हैं। वो फ्रेड को अस्पताल लेकर जाते हैं। अगली सुबह शेरिफ एक जगह पर जाता है जहां हैरी के साथ बहुत से लोग मौजूद होते हैं। वहां कई लोग तो ऐसे भी थे जो फ्रेड के कत्ल में शामिल थे। यहाँ अभी शेरिफ को ना तो फ्रेड का असली नाम पता होता है और ना ही उसकी कोई आईडी प्रूफ उसको मिली होती है। इस वजह से वहां बैठे खूनी शेरिफ से पूछ रहे होते हैं कि फ्रेड को होश आया या फिर नहीं। डॉक्टर ने क्या बताया, उसको होश कब तक आ जाएगा? अब उनकी बातों से साफ जाहिर हो रहा था कि वो लोग फ्रेड को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब उसी दिन टाउन में एक और खून हो जाता है। वो आदमी एक बोट सेलर होता है। जब वो अपनी बोट लेकर किनारे पर आ रहा था, तभी वही लोग जिन्होंने फ्रेड को मारा था वो सब मिलकर उस सेलर को भी बुरी तरह से मार देते हैं। वो उसकी मौत को भी शूट करते हैं। अगले सुबह शेरिफ एक डॉक्टर के पास जाता है, जहाँ शेरिफ की मुलाकात डॉक्टर के असिस्टेंट जिमी से होती है। और मजे की बात तो ये है दोस्तों कि जिमी ही सेलर की मौत को कैप्चर कर रहा था, यानी कि वो भी उन मर्डरर्स में से एक था। इसका मतलब था कि यहाँ हर एक कैरेक्टर खुद में एक राज लिए घूम रहा है। शेरिफ को फ्रेड की मौत एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर लग रही थी। यही सवाल शेरिफ डॉक्टर से पूछता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि फ्रेड को पहले कहीं और जलाया गया हो और फिर बाद में उसकी कार को। डॉक्टर कुछ बोल पाते तभी एक फोन की घंटी बजती है, जो कि शेरिफ के लिए होता है, जिसमें शेरिफ को ये इन्फॉर्म किया जाता है कि बोट यार्ड पर एक लाश मिली है। उस लाश को देखने शेरिफ और डॉक्टर बोट यार्ड पर पहुंच जाते हैं, और वो लाश देखकर डॉक्टर और शेरिफ दोनों समझ जाते हैं कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक मर्डर है। अब शेरिफ थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद एक होटल पहुंचता है। वो वहां के ओनर बेन से मिलता है। शेरिफ बेन से कहता है कि क्या रिसेंटली आपके होटल में कोई ऐसा आदमी आया था
जो बिना पे के ही चला गया हो या वापस लौटकर ना आया हो। जिस पर बेन कहता है कि हाँ, एक ऐसा आदमी आया था, लेकिन ना ही अब वो दिख रहा है और ना ही उसकी कार दिख रही है, बस रूम में उसका लगेज पड़ा हुआ है। शेरिफ पूछता है उसका नाम क्या था। अब यहाँ रिकॉर्ड बुक चेक करने पर पता चलता है कि उसका तो नाम ही नहीं लिखा हुआ था। फिर शेरिफ जाकर उसका सूटकेस चेक करने लगते हैं, जहाँ पर पता चलता है कि वो आदमी एक फोटोग्राफर था, पर उसका कोई आईडी प्रूफ ना मिलने की वजह से उसका नाम अब भी नहीं पता चला था। तभी बेन शेरिफ से कहता है कि तुम अपनी वाइफ जेनेट से इस आदमी के बारे में क्यों नहीं पूछते हो, क्योंकि मेरी मेड ने बताया था कि वो इससे मिलने आई थी। ये सब सुनने के बाद तो शेरिफ के होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर जेनेट ने उस आदमी से मिलने वाली बात उसको क्यों नहीं बताई। घर पर शेरिफ के पूछने पर जेनेट बताती है कि उस आदमी का नाम जॉर्ज था, जो स्कूल में फोटोग्राफी का सामान सप्लाई करता था, जिस स्कूल में वो टीचिंग का काम करती है। ये सब सुनकर शेरिफ को बहुत गिल्ट होता है, क्योंकि वो बेकार ही जेनेट पर शक कर रहा था। अब अगले दिन जब शेरिफ जा रहा होता है, तभी रास्ते में उसकी मुलाकात जेनेट के स्कूल के प्रिंसिपल से होती है। शेरिफ उनसे कहता है कि क्या आप जॉर्ज के बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, जिस पर प्रिंसिपल कहते हैं कि हम ऐसे किसी इंसान को नहीं जानते हैं और ना ही हमारे स्कूल में ऐसा कुछ सप्लाई किया जाता है। अब शेरिफ फिर से कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ये चल क्या रहा है। अब कैसे भी शेरिफ को इस केस की सच्चाई जाननी थी, क्योंकि ना चाहते हुए भी जेनेट इस केस में इन्वॉल्व हो चुकी थी। उधर अस्पताल में फ्रेड कोमा से बाहर आ चुका होता है। इस बात की इन्फॉर्मेशन मिलते ही शेरिफ उससे पूछताछ करने जाते हैं, पर डॉक्टर उसको बताते हैं कि वो अभी अभी कोमा से बाहर आया है, इसीलिए वो तुमको ज्यादा कुछ बता नहीं पाएगा। तभी इन सब के बीच में लीजा नर्स के गेटअप में आती है और वो मौका देखकर फ्रेड के पास पहुंच जाती है, जो उसकी आंख में इंजेक्शन डालकर उसको मार देती है। फ्रेड को टाउन के ग्रेवयार्ड में दफनाया जाता है, जिसको देखकर डॉक्टर डॉब्स काफी दुखी होते हैं, क्योंकि शेरिफ को उसकी आइडेंटिटी नहीं मिली थी और ना ही उसकी फैमिली को वो लोग इन्फॉर्म कर पाए थे। उसकी फैमिली को पता चल जाता तो एक प्रॉपर फ्यूनरल होता और डॉब्स अपना टैलेंट भी दिखा पाता। एक्चुअली डॉब्स के पास एक टैलेंट था, जिसमें वो फ्यूनरल के लिए बॉडी को बहुत अच्छे से तैयार करता था और डॉब्स को लगता था कि ये उसका आर्ट है। वहीं दूसरी ओर शेरिफ बहुत परेशान था, क्योंकि इस छोटे से टाउन में पिछले कुछ दिनों में बहुत कुछ हुआ था, जिसका कोई क्लू उसको नहीं मिल रहा था। रात को शेरिफ जेनेट का वेट करता है, लेकिन जेनेट लेट नाइट घर आती है और सामान रखकर वापस जाने लगती है। वो बोलती है कि मेरे स्कूल में मीटिंग है, और जाते जाते वो शेरिफ को एक फिल्म देकर जाती है और कहती है कि ये मेरे स्टूडेंट्स का प्रोजेक्ट वर्क है। यहाँ शेरिफ जेनेट से कोई सवाल नहीं करता है और उसे चुपचाप जाने देता है। इसी बीच एक फैमिली रास्ता भटकने के कारण उस टाउन में आ जाती है, जिसमें माता पिता और उनका एक बच्चा होता है। वो फैमिली रास्ता पूछने के लिए डाइनर में पहुंच जाते हैं, जहां ऑलरेडी सारे हत्यारे मौजूद थे। होटल की ओनर उनकी हेल्प करती है और जॉर्ज यानी कि फोटोग्राफर को कहती है कि उनको गैस स्टेशन तक ले जाओ, क्योंकि उनकी गाड़ी का फ्यूल खत्म हो गया था। जॉर्ज वही आदमी है जिसे जलाया गया था, जिसे लीजा ने अस्पताल में मार दिया था, पर यहाँ तो जॉर्ज बिल्कुल ठीक ठाक दिख रहा था। अब ये कैसे पॉसिबल था? खैर, वो फैमिली अपनी कार को लेकर जॉर्ज को फॉलो करने लगती है और तभी अचानक से उनकी कार के सामने से कुछ निकलता है, जिसकी वजह से उनका बैलेंस बिगड़ जाता है। कार दीवार से टकराकर क्रैश हो जाती है। इस एक्सीडेंट में बच्चे के सर में चोट आ जाती है और बाकी लोग भी बुरी तरह घायल हो जाते हैं। तभी माँ देखती है कि सामने वाले घर से रोशनी आ रही है। वो फैमिली उस घर में मदद मांगने के लिए जाती है। अब यहाँ घर की हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि कई सालों से वहां पर कोई नहीं आया है, लेकिन माँ तो श्योर थी कि यहाँ पर कोई तो रहता होगा, क्योंकि उसने इसी घर से रोशनी आते हुए देखी थी। अब वो लोग उस घर से निकलने ही वाले होते हैं कि तभी डाइनर में बैठा झुंड इनके ऊपर हमला बोल देता है। ये सब इतना जल्दी हुआ कि उस फैमिली को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही ये झुंड उनकी मदद कर रहा था और अब ये सब उनके ऊपर हमला कर रहे हैं। खैर, अब जैसे तैसे वो फैमिली उनसे पीछा छुड़ाकर और घर से बाहर निकलकर कार तक पहुंच जाती है। एक तरफ फैमिली झुंड को हथियार लिए अपनी तरफ बढ़ते हुए देखती है, वहीं दूसरी ओर कार का गेट ओपन होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी कार में बैठी एक लेडी फैमिली के बच्चे को बैक सीट में खींच लेती है,
पर इसी बीच बच्चे की माँ गुस्से में लेडी के बाल नोचती है, यहाँ तक कि वो उस लेडी के बाल स्कैल्प सहित नोच डालती है। पर उस लेडी को कुछ भी महसूस नहीं होता है और ना ही वो चिल्लाती है, मानो उसको दर्द ही ना हुआ हो। ये सब देखकर गुस्से में पिता उस लेडी को कार से धक्का दे देते हैं। दूसरी ओर अब झुंड एकदम फैमिली के करीब आ जाता है। तभी खुशकिस्मती से कार स्टार्ट हो जाती है और वो लोग अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। लेकिन वो लेडी अब भी उनकी कार में छिपी हुई होती है। लेकिन इस बार वो फैमिली उस लेडी को कार से धक्का देकर जल्दी से उस टाउन से निकल जाते हैं। उसी वक्त शेरिफ पेट्रोलिंग कर रहा होता है कि तभी अचानक उसके सामने एक कार गुजरती है। ये सब देखने के चक्कर में शेरिफ की कार से भी एक आदमी टकरा जाता है। उसको चेक करने के लिए शेरिफ कार से बाहर आता है और वो देखता है कि उस आदमी का हाथ शेरिफ की कार के ग्रिल में अटका हुआ है। लेकिन मजे की बात तो ये थी कि वो हाथ अब भी हिल रहा था। ये देखकर शेरिफ शॉक्ड हो जाता है। तभी वो आदमी जल्दी से उठता है और शेरिफ की कार से अपना हाथ लेकर वहां से फरार हो जाता है। एक हद तक शेरिफ उस आदमी का पीछा भी करता है, पर उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता। अब शेरिफ घर पहुंचता है, वो अपनी शॉटगन लेकर उसकी गोलियां लेने लगता है कि तभी उसको काला जादू करने वाली विचक्राफ्ट नाम की एक किताब मिलती है। उसमें लिखा होता है कि उन्हीं इंसान से उनको बनाया जा सकता है जो भयानक मौत मरे हो, और साथ ही में वहाँ एक पुराना डैगर भी पड़ा होता है। ये सब देखकर अब शेरिफ तुरंत जेनेट के पास जाता है और उस किताब के बारे में पूछने लगता है, जिस पर जेनेट कहती है कि ये उसके स्कूल का सामान है। वो अभी काले जादू पर अपने स्टूडेंट्स को लेक्चर दे रही है। ये सब सुनकर शेरिफ कहता है कि बच्चों को काला जादू कौन पढ़ाता है, जिस पर जेनेट कहती है कि आजकल के बच्चों को क्रीपी चीजें पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आता है। और इसी के साथ ये कॉन्वर्सेशन यहीं पर खत्म हो जाती है। अगली सुबह शेरिफ एर्नी की शॉप पर जाता है। वो उस फिल्म को डेवलप करने के लिए देता है जो उसको जेनेट ने दी थी। साथ ही में शेरिफ एर्नी को ये भी कहता है कि उसको ये फिल्म वापस चाहिए। इसके बाद शेरिफ अपने ऑफिस पहुंचता है और डॉक्टर को कॉल करके कहता है कि सेलर की लाश को भी दफना दो, क्योंकि उसकी मौत का भी कुछ पता नहीं चल रहा है। तभी शेरिफ के पास हैरी का फोन आता है, जो कि डॉक्टर का असिस्टेंट था। वो शेरिफ से कहता है कि नदी से एक कार बरामद हुई है। असल में ये उसी फैमिली की कार होती है जो कल रात झुंड से पीछा छुड़ाकर भाग रही थी। पिछले कुछ दिनों से टाउन में बहुत से मर्डर हो रहे थे, लेकिन शेरिफ के हाथ अब तक कोई सुराग नहीं लगा था। लेकिन कल रात जो आदमी शेरिफ की कार से टकराया था, उसके हाथ के मांस के कुछ टुकड़े अब भी कार के ग्रिल में फंसे हुए थे। शेरिफ उस सैंपल को कलेक्ट करता है और डॉक्टर को कॉल करके बोलता है कि वो उनसे मिलने आ रहा है कि तभी होटल के ओनर बेन शेरिफ के पास भागते हुए आता है। वो कहता है कि मैंने अभी अभी गैस स्टेशन पर उसी इंसान को देखा जो आग में झुलसकर मर गया था, यानी कि बेन जॉर्ज की बात कर रहा था। बेन शेरिफ को कहता है कि तुम जाकर देखो, लेकिन शेरिफ को तो फोटोग्राफर की असली आइडेंटिटी पता ही नहीं थी कि वो कैसे जानेगा कि बेन जिस आदमी की बात कर रहा है वो फोटोग्राफर है या फिर नहीं। तभी शेरिफ को याद आता है कि जेनेट फोटोग्राफर से मिली थी, उसकी हेल्प से वो उस आदमी को आइडेंटिफाई कर लेगा। इसीलिए जेनेट से मिलने शेरिफ उसके स्कूल पहुंच जाता है, जहां शेरिफ देखता है कि जेनेट अपने स्टूडेंट्स को ज़ॉम्बीज के बारे में पढ़ा रही होती है। जेनेट बता रही होती है कि जो तुम सीरीज मूवीज में ज़ॉम्बीज देखते हो वो बिल्कुल वैसे नहीं होते, बल्कि ज़ॉम्बीज डेड होते हुए भी लिविंग को इमिटेट कर सकते हैं। कहा जाता है कि ऐसे वॉकिंग डेड पेड़ों में रहते हैं और अपने मालिक के इशारों पर काम करते हैं। अपने अनडेड गुलामों की सोल्स पर काबू बनाए रखने के लिए उनके मालिक को उनके दिल को निकालकर कहीं ऐसी जगह छिपाकर रखना पड़ता है कि कोई उसको ढूंढ ना पाए। ये सारी बातें जेनेट अपने स्टूडेंट्स को बता रही होती है। यहाँ उसके स्टूडेंट्स में एक बच्चा बहुत खास होता है, और वो बच्चा वही था जिसकी फैमिली की कार आज सुबह नदी से बरामद हुई थी। अब स्कूल की बेल बजती है और शेरिफ जेनेट को लेकर घर की तरफ निकल जाता है। रास्ते में वो उसी गैस स्टेशन पर रुकते हैं जहाँ बेन को फोटोग्राफर जॉर्ज दिखा था। तभी शेरिफ जेनेट से प्रिंसिपल वाली बात पूछता है। वो बोलता है कि प्रिंसिपल कह रहे थे कि वो लोग किसी फोटोग्राफर को नहीं जानते हैं और ना ही कोई फोटोग्राफी का सामान लेते हैं। इस बात पर जेनेट कहती है कि हम बच्चों को सरप्राइज करने के लिए फोटोग्राफी का सामान ले रहे थे, इसीलिए प्रिंसिपल को इस बारे में नहीं पता है। अब ये सब सुनकर शेरिफ जेनेट पर यकीन कर लेता है। तभी गैस स्टेशन पर शेरिफ और जेनेट को जॉर्ज अटेंड करता है, लेकिन उसको देखकर जेनेट बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती है। अब इससे पहले शेरिफ कुछ और पूछ पाता,
जेनेट शेरिफ को किस कर लेती है। अब टाउन के बाहर एक लड़की जिसका नाम जेन्स होता है वो एक आदमी से लिफ्ट लेती है। वो आदमी उस लड़की को उसी मर्डरर झुंड के पास ले आता है जहाँ ये लोग उसको भी बड़ी बेरहमी से मार देते हैं। ये लोग उसका चेहरा एक पत्थर से कुचलकर सड़क पर फेंक देते हैं। अब शेरिफ उस लाश को डॉब्स के पास ले जाता है। डॉब्स वही पोस्टमार्टम स्पेशलिस्ट है जिसके पास फेस क्रिएट करने का आर्ट है। डॉब्स अब जेन्स का स्टेप बाय स्टेप फेस क्रिएट करता है। जेन्स का पूरा फेस बनाने के बाद डॉब्स वहां से चला जाता है, पर डॉब्स के जाते ही उस कमरे में एक लेडी आती है और वो जेन्स को टच करती है और लेडी के टच करते ही जेन्स में मानो जान आ जाती है और वो उठकर बैठ जाती है। उधर वो डॉक्टर उस मांस के टुकड़े को एग्जामिन कर चुका था जो शेरिफ की कार के ग्रिल से मिला था। डॉक्टर शेरिफ को बताता है कि ये मांस किसी ऐसे इंसान का है जिसकी मौत 3-4 महीने पहले हो चुकी है। ये सुनकर एक बार फिर से शेरिफ हैरान रह जाता है क्योंकि वो इंसान तो शेरिफ के सामने से भाग कर गया था, तो आखिर वो मरा हुआ कैसे हो सकता है। फिर शेरिफ के जाने के बाद डॉक्टर उस एग्जामिनेशन को फर्दर कंटिन्यू करता है जिसमें उसको कुछ ऐसा पता चलता है जिससे डॉक्टर भी हैरान रह जाता है। अब वो शेरिफ को कॉल करके बताने ही वाला होता है कि तभी वो झुंड वहां पर आ जाता है और डॉक्टर पर अटैक कर देता है। अब वो लोग डॉक्टर की नाक में एसिड इंजेक्ट कर देते हैं जिसका पूरा चेहरा जलाकर वो वहां से भाग जाते हैं। कुछ देर बाद जब वापस शेरिफ ऑफिस आता है तो डॉब्स वहां पहले से मौजूद होता है। वो शेरिफ को बताता है कि जिस लड़की का फेस मैंने बनाया था यानी कि जेन्स, उसकी बॉडी चोरी हो गई है, जिसे सुनकर शेरिफ परेशान हो जाता है। वो कहता है कि पिछले कुछ दिनों से टाउन में बहुत अजीब सी घटनाएं घट रही हैं और मुझको जेनेट के ऊपर भी डाउट है, जिस पर डॉब्स कहता है कि हाँ, जेनेट तो सच में कुछ अजीब सा बर्ताव कर रही है। ये सुनकर शेरिफ कहता है कि आप जेनेट को कैसे जानते हो, जिस पर डॉब्स कहता है कि जेनेट से मेरी मुलाकात होती रहती है। वो अक्सर मुर्दों की जानकारी लेने यहाँ पर आती रहती है और एज यूजुअल इस बारे में भी शेरिफ को कुछ भी पता नहीं था। इस पर शेरिफ डॉब्स से पूछता है कि क्या मुर्दे जिंदा हो सकते हैं, जिस पर डॉब्स कहता है कि एक डॉक्टर से सवाल करना बिल्कुल सेंसलेस है। अब डॉब्स के जाने के बाद शेरिफ की नजर एक लेटर पर पड़ती है जिसमें लिखा होता है कि जॉर्ज की बॉडी को शहर भेजो। इसी सिलसिले में बात करने शेरिफ डॉब्स के पास पहुंचते हैं, लेकिन शेरिफ को डॉब्स नहीं मिलते क्योंकि पता नहीं क्यों डॉब्स डेड बॉडी वाले ड्रॉअर में छिपा हुआ होता है। वहां शेरिफ की मुलाकात जिमी से होती है जो अपने हाथ पर स्किन कलर की पेंट ब्रश कर रहा होता है। शेरिफ को वहां देखकर जिमी घबराकर वहां से भाग जाता है जैसे मानो उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। फिर शेरिफ ग्रेव डिगर सैम की हेल्प से जॉर्ज के कॉफिन को बाहर निकलवाता है। तभी शेरिफ को पता चलता है कि कॉफिन खाली है, उसमें बॉडी है ही नहीं। जब शेरिफ कॉफिन खोलता है तो उसमें जॉर्ज के कपड़े में उसका हार्ट रखा होता है। जैसा कि जेनेट ने बताया था कि अनडेड पे कंट्रोल पाने के लिए मालिक उसके हार्ट को छिपा कर रखता है, बिल्कुल उसी तरह जॉर्ज का हार्ट छुपाने के लिए भला उसके कॉफिन से बेहतर प्लेस कोई और हो ही नहीं सकती थी। इन सब के बाद शेरिफ गैस स्टेशन जाकर वहां मौजूद जॉर्ज की फोटो कैप्चर करता है। इसके बाद वो अपने ऑफिस पहुंचकर अपने असिस्टेंट से कहता है कि डॉब्स की पूरी हिस्ट्री का पता लगाओ। उसके बाद शेरिफ जाता है अर्नी के पास और उससे वो फिल्म लेता है जो जेनेट ने अर्नी को देने को कहा था। फिल्म देते वक्त अर्नी अपने राइट हैंड को छिपाता है क्योंकि उसकी स्किन फट रही होती है। शेरिफ फिल्म लेकर जा ही रहा होता है कि वो डॉक्टर से टकरा जाता है, लेकिन ये क्या, डॉक्टर को देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा था कि उस पर एसिड अटैक हुआ था। उसका चेहरा तो बिल्कुल ठीक लग रहा था। ये देखकर शेरिफ डॉक्टर से भी वही सवाल करता है कि क्या मुर्दे जिंदा होते हैं। उधर शेरिफ के ऑफिस में बेटी डॉब्स की पूरी हिस्ट्री निकाल लेती है, जहां पर हमको ये पता चलता है कि डॉब्स रोड आइलैंड के प्रोविडेंस में चीफ पैथोलॉजिस्ट था, लेकिन 10 साल पहले उसको निकाल दिया गया था क्योंकि वो वहां पर डेड बॉडी के ऊपर कुछ खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स किया करता था। अब शेरिफ घर जाते ही वो फिल्म देखता है जो अर्नी से वो लेकर आया था। फिल्म को देखकर शेरिफ रोने लगता है क्योंकि उस फिल्म में दिखाते हैं कि एक लड़का लड़की एक दूसरे को प्यार कर रहे थे और अचानक लड़की चाकू निकालकर लड़के को मार देती है। वो पूरा झुंड वहां मौजूद था और साथ ही में डॉब्स भी प्रेजेंट था। जो लड़की चाकू मारती है वो लड़की कोई और नहीं बल्कि शेरिफ की वाइफ जेनेट होती है और इन सब का लीडर डॉब्स होता है। अब शेरिफ अपनी गन लेकर डॉब्स के पास पहुंच जाता है। तभी डॉब्स अपने सारे छिपे राज वीडियोस के थ्रू शेरिफ को दिखाता है, वो सारे वीडियोस जिसमें उन सब की मौत रिकॉर्ड थी जिन जिनको उस झुंड ने बेरहमी से मारा था। अब यहाँ डॉब्स कहता है कि मेरे पास एक टैलेंट है,
मुर्दों को जिंदा करने का, पर ये करने से पहले मुझे उनकी बॉडी को बुरी तरह से डिस्ट्रॉय करना पड़ता है ताकि फिर मैं उसको अपने टैलेंट से पहले जैसा बना सकूं। फिर डॉब्स कहता है कि तुमको पता है मेरी सबसे पहली सब्जेक्ट कौन थी? जेनेट, जो मुझको पानी में डूबी हुई मिली थी। फिर मैंने उसको जिंदा किया और उसकी मदद से ये पूरा कलेक्शन रेडी हुआ। यानी कि वो पूरा टाउन ही डेड और बरीड है। किस मुर्दे को कितनी लाइफ देनी है, कितनी मेमोरीज देनी है, क्या स्किल्स देनी है, ये सब डॉब्स खुद तय करता था। डॉब्स कहता है कि मैंने जेनेट को एक्स्ट्रा स्किल्स दिए, जैसे डर और प्यार वाले इमोशंस, क्योंकि जेनेट मेरी बेस्ट क्रिएशन है। और डॉब्स ने अपनी बेस्ट क्रिएशन शेरिफ को दे दी क्योंकि डॉब्स को शेरिफ पसंद है। डॉब्स कहता है कि दूसरे सब्जेक्ट्स को थोड़े दिन में टचअप देना पड़ता है, जैसे कि हमने देखा था कि अर्नी के हाथ की स्किन फट रही थी। अगर टचअप नहीं दिया जाता तो वो वैसे ही हो जाएंगे जैसे मरते वक्त थे। लेकिन जेनेट के साथ ऐसा नहीं है, वो महीने भर बिना टचअप के काम चला लेती है। जेनेट डॉब्स का मास्टरपीस है। ये सब सुनकर शेरिफ की रूह कांप जाती है। उसे इस पर यकीन नहीं हो रहा है, इस वजह से वो डॉब्स के ऊपर गन तान देता है, जिस पर डॉब्स कहता है कि तुम मुझको मार नहीं पाओगे, पर क्या तुम मेरे जैसा बनना चाहोगे? ये कहकर वो जेनेट को बुला लेता है। जेनेट आते ही वही सब बोलने लगती है जो डॉब्स ने उसमें फीड किया था। शेरिफ जेनेट के पास जाता है, उसको छूता है तो जेनेट की पूरी स्किन निकलने लगती है। सबसे शेरिफ घबरा कर जेनेट के ऊपर गोली चला देता है। जेनेट कहती है कि मुझको दफना दो। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। इन सब के बाद शेरिफ डॉब्स को गोली मारकर जेनेट के पीछे चला जाता है। वो देखता है कि जेनेट जॉर्ज के कॉफिन में लेटी हुई है और वहां बाकी के अनडेड भी आ जाते हैं। अब उन सबकी स्किन उतर रही होती है। ये सब देखकर शेरिफ बहुत घबरा जाता है। शेरिफ भागकर डॉब्स के पास आता है, जहां पर वो देखता है कि डॉब्स भी अनडेड हो चुका है। अब डॉब्स शेरिफ को एक आखिरी चीज दिखाता है, जिसको देखकर शेरिफ की दुनिया हिल जाती है। वो फिल्म जिसमें जेनेट ने एक लड़के को चाकू मारा था, वो लड़का कोई और नहीं बल्कि शेरिफ ही होता है। मतलब शेरिफ भी डेड है, बस उसको ये सब याद नहीं है क्योंकि डॉब्स ने उसकी ये मेमोरी डिलीट कर दी थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि शेरिफ के दोनों हाथों के नाखून निकल रहे हैं। और इसी के साथ हमारी आज की ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसी आवाज के साथ भी आपको ये कहानी पसंद आई होगी। फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। पर हमेशा की तरह तब तक के लिए धन्यवाद।